हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम नाज़िम अकबर है और मैंने इस साल उत्तर प्रदेश जुडिशल सर्विस एग्ज़ामिनेशन में 126वीं रैंक हासिल की है। और मैं आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आपको अपना पूरा आज तक का सफ़र और अपनी एग्ज़ामिनेशन की स्ट्रैटेजीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी 12th यूपी बोर्ड इलाहाबाद से किया है और उसके बाद मैंने 5 इयर्स LLB कोर्स यानी कि BA LLB MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से 2011 में उत्तीर्ण किया। उसके पश्चात मैंने LLM में एडमिशन लिया जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में, और LLM करने के बाद मैंने 1.5 साल एक MNC में जॉब की है। उसके बाद मैंने राहुल्स IAS कोचिंग से अपनी जुडिशरी की कोचिंग ली और उसके बाद अभी मैं करंटली PhD परस्यू कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ सब्जेक्ट में ही। तो मैंने डिसाइड किया जब मैं BA LLB 4th ईयर में था कि मुझे जुडिशल सर्विसेज की तरफ जाना है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे कोचिंग लेनी है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल रेस्ट्रेंट्स की वजह से फिर मुझे LLM की तरफ मूव करना पड़ा। फिर मैंने फाइनली 2015 में कोचिंग ज्वाइन की और 2016 से मैं PhD में एनरोल हुआ। इस दौरान मेरी कोचिंग के बाद ये गैप रहा 3 साल का, क्योंकि मैं PhD में इन्वॉल्व था पूरी तरह से। और जब 2018 अक्टूबर में वैकेंसीज़ डिक्लेयर हुई, तब से मैंने अपनी प्रिपरेशन सीरियसली स्टार्ट की। उससे पहले मैंने 2015 में एक अटैम्प्ट और दिया था ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, तो उसको मैं उत्तीर्ण नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपना साथ साथ PhD की एडमिशन के लिए भी तैयारी कर रहा था। फाइनली 2018 में नोटिफिकेशन आता है और अक्टूबर से मैंने अपनी प्रिपरेशन प्री की स्टार्ट की। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये एग्ज़ामिनेशन 3 चरणों में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो मैं आपको ये तीनों चरणों की अलग अलग स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले प्री की स्ट्रैटेजी ये एक्चुअल में तैयारी जो है वो मेंस एग्ज़ामिनेशन की ही होती है। प्री की तैयारी सिर्फ ये होती है कि जब हम लॉ फील्ड में हैं तो हम लोग जुडिशरी की तरफ जब जा रहे हैं तो हम मेंस की तैयारी ही करते हैं। हम अपने क्वेश्चन आंसर पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं। और प्री का जब हमारा टाइम आता है उससे पहले हम लोग बेयर एक्ट्स की थॉरो स्टडी करते हैं, कवर टू कवर उसको स्टडी करते हैं। और साथ ही साथ हम जितना आपसे हो सकता है आप MCQs करते हैं। MCQs आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने अपनी तैयारी अक्टूबर में शुरू की। मेंस की तैयारी मैंने इस तरह की, क्योंकि मैंने कोचिंग ले रखी है राहुल्स IAS अकेडमी से, तो मेरे पास नोट्स अवेलेबल थे, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मेरे पास थे। सिर्फ मेरे लिए जो सबसे बड़ा टास्क था वो GS को कवर करना था। एक्चुअली मैंने GS कभी किया नहीं, ना मैंने कोई कोचिंग ली, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज GS को कवर करना था। तो मैंने GS के लिए अपने लिए सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाई। सबसे बड़ा पार्ट GS में करंट अफेयर्स का होता है। करंट अफेयर्स से ही लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस आते हैं आपके प्री में। जो आपका 150 क्वेश्चंस का पेपर होता है GS का, उसमें से 70 से 80 आपके ये करंट अफेयर्स के ही होते हैं। बाकी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था। तो अगर आप यूपी की एस्पिरेंट हैं, यूपी जुडिशल सर्विसेज के, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो घटना चक्र होता है। आप घटना चक्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैंने उसका लिया था। एक्चुअली मेरा 12th तक मेरी पढ़ाई हिंदी मीडियम में रही, लेकिन उसके बाद मैंने स्विच किया इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश मीडियम के लिए। तो घटना चक्र जो है हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल है। तो अब रिसेंटली इन लोगों ने कुछ सब्जेक्ट्स अपने इंग्लिश मीडियम में निकाले हैं, इंग्लिश में भी दिए हैं। उसमें से हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने लिया। अब क्योंकि करंट अफेयर इनका हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और मैंने उसको पढ़ा भी 1-2 बार, लेकिन अब क्योंकि मेरा इतना गैप रहा 12th के बाद अब तक मेरी PhD के सफ़र तक, तो हिंदी मेरे लिए थोड़ा अब चैलेंज हो गया था हिंदी को पढ़ना, उसमें मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको रेफ़र करूँगा आप घटना चक्र, करंट अफेयर ज़रूर पढ़ें। वो आपको यूपी के पैटर्न पे ही पूरा सिलेबस कवर करा देते हैं आपका। और क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहा था, तो मैंने फिर उसके लिए अपना राहुल्स IAS का करंट अफेयर पढ़ा और साथ ही साथ विजन IAS एक आता है, वो अवेलेबल होता है वेबसाइट पे, फ्री एक्सेस है, आप कभी भी जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप उसका प्रिंट आउट निकालिए, प्रिंट आउट से पढ़ें। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना ठीक लगता है तो आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ें, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मेरा फोकस बेसिकली ये विजन IAS के करंट अफेयर्स पे रहा और साथ ही साथ मैं करंट अफेयर के MCQs भी डेली किया करता था। अब क्योंकि एग्ज़ाम जिस दिन था, हमारा एग्ज़ाम दिसंबर 16 को हुआ है 2018 में, तो उससे पहले 1 साल का आपको करंट अफेयर कवर करना होता है।
तो मैंने जनवरी टू नवंबर और 2017 का दिसंबर का अपना करंट अफेयर पढ़ना शुरू किया। उसको मैंने किया, उसमें मेरा एक्चुअली ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आप ये गलती ना करें। मैंने तैयारी शुरू की जब नोटिफिकेशन आया, और मेरे पास उससे पहले टाइम भी नहीं था। आपके पास अभी से टाइम है तो आप अभी से अपना करंट अफेयर को शुरू कीजिए, क्योंकि जीएस जो है एक रिकरिंग प्रोसेस है, वो हमेशा इवॉल्व होता रहता है, उसका कोई डिफाइंड एरिया नहीं है। आपको उसको कंटिन्यूसली पढ़ना है, कंटिन्यूसली उसको पढ़ते जाना है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। तो आप इसको अभी से शुरू कीजिए बिल्कुल, अगर आप जुडिशल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश जुडिशल सर्विसेज के। तो 1 साल का आपको करंट अफेयर करना होता है, और बाकी सब्जेक्ट्स मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैंने ल्यूसेंट से और साथ ही साथ घटना चक्र से किया। और बाकी पॉलिटी एक्चुअली हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लॉ ग्रेजुएट सब्जेक्ट होता है, तो मुझे पॉलिटी के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ा। मेरा बेसिक बस हमेशा से बेयर एक्ट रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट मैंने कवर किया है, और साथ ही साथ मैंने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस बहुत की, क्योंकि टाइम कम था। उस कम टाइम में मुझे बहुत कुछ कवर करना था, तो जीएस में मेरा काफ़ी वक्त कंज्यूम हुआ। लेकिन मेरा लॉ मेरे हिसाब से शायद ठीक ठाक रहा, इसलिए मैंने प्री में काफ़ी अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया। और प्री सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, तो आप उसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। इसलिए मैं आपको बोलूँगा बार बार कि आप सिर्फ मेंस की तैयारी करें, तैयारी मेंस की ही होती है। प्री के लिए आपको जब आपका एग्ज़ाम से कुछ वक्त पहले आपको कवर टू कवर बेयर एक्ट्स करने हैं लॉ के लिए, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप कीजिए। उसके बाद 16 दिसंबर को हम लोगों का प्री हुआ। प्री में एक सब्जेक्ट आपका जीएस का होता है, 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन की वैल्यू 1 नंबर की होती है। और दूसरा पेपर आपका लॉ का होता है, वो भी 150 क्वेश्चंस का है, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन की वैल्यू 2 नंबर की होती है। तो आपको लॉ में 300 नंबर का कवर होता है, और जीएस में आपका 150, टोटल 450 का हो जाता है। और इस बार क्योंकि निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई, उससे पहले नहीं थी, तो ये भी काफ़ी बच्चों के लिए चैलेंज रहा। और जो पहले मेंस और इंटरव्यू तक जा चुके थे, वो इस बार प्री भी शायद इस वजह से क्वालिफाई ना कर पाए हो, मुझे लगता है। वैसे कट ऑफ काफ़ी नीचे गया, 208 जनरल का क्वालिफाइंग कट ऑफ था प्री में। उसके बाद प्री क्वालिफाई होने के बाद 5 जनवरी को, यानी 20 डेज़, आई थिंक 19 to 20 डेज़ के बीच हम लोगों का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। और साथ ही साथ ये भी नोटिस आया कि 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फ़रवरी को हम लोगों का मेंस एग्ज़ाम होना था। तो ये जब न्यूज़ मिली तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा शॉक रहा, क्योंकि मैंने तैयारी देर से शुरू की थी, इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था पूरा सिलेबस कवर करना। और ये 25 डेज़ में हम लोगों ने जो भी इस बार एग्ज़ाम दे रहे थे, सब लोगों को 25 डेज़ का टाइम मिला मोर और लेस। तो हम लोगों ने उसी 25 डेज़ में अपना 100% दिया। मैं आपको इसमें अपना शेड्यूल भी बताऊंगा, क्या मेरा शेड्यूल रहा और मेजर फोकस कौन से सब्जेक्ट्स पे रहा। मैं आपको बता ही चुका हूँ, प्री में 2 पेपर होते हैं, जीएस का और लॉ का, ठीक है। मेंस में आपके 5 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स का ईच पेपर, हर पेपर 200 मार्क्स का होता है। 200 और इंटू 5000 मार्क्स का आपका मेंस पूरा होता है, और 100 मार्क्स का फाइनली आपका इंटरव्यू होता है। तो पूरा आपका रिज़ल्ट जो आएगा फाइनली वो आउट ऑफ 1100 आएगा। तो 200 नंबर में सबसे पहला पेपर आपका जीएस का होता है। तो जीएस में आपको आपकी जो कॉपी आएगी, आंसर शीट होगी आपकी, उसमें आपको एक एरिया डिफाइंड होगा आपके हर क्वेश्चन के लिए, हर आंसर लिखने के लिए एक फिक्स्ड एरिया होगा। आपको उसी एरिया में अपना पूरा आंसर देना है। तो आपको काफ़ी प्रिसाइज अपने को रखना होगा। आप कोशिश करें आंसर राइटिंग की, पहले से ही कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफ लिखें, हर चीज़ का ब्रीफ लिखने की कोशिश करें। तो जीएस के लिए तो मैं आपको ज़्यादा कुछ सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा। जो मैंने आपको बताया, मेरा जो स्ट्रेटजी रही है, विज़न आईएएस प्लस अपना मैं डेली के एमसीक्यूज़ उसमें किया करता था, और साथ ही उसमें कुछ पॉलिटी वाला पार्ट रहता है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं उसमें 5-5 मार्क्स के होते हैं, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है। कुछ 1 नंबर के क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें, तो वो उसमें ऐसा डिवाइडेड रहता है पूरा 200 मार्क्स में। तो और साथ ही साथ आपको अपनी राइटिंग स्पीड पे बहुत काम करना होगा। राइटिंग स्पीड आप जितना हो सके लिखने की कोशिश कीजिए, और अपनी स्पीड को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि वहाँ आपको सिर्फ 3 घंटे में बहुत बड़ा पेपर लिखना है आपको। तो बहुत बार ये होता है कि आप पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज पेपर कंप्लीट करने का रहता है। तो जीएस में मैंने पेपर दिया और मेरे हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री रहा। मैं पूरा पेपर नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे नहीं आते थे, मैं बिल्कुल ब्लैंक था, और जिसमें मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था वो मैंने क्वेश्चंस छोड़े नहीं है, मैंने अटैम्प्ट ज़रूर किए। वो क्वेश्चंस जो भी मुझे आइडिया था मैंने उसमें वो आंसर शीट में अपनी लिखा। फिर नेक्स्ट पेपर होता है आपका लैंग्वेज का। लैंग्वेज में आपको 4 चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहला तो आपको एक ऐसे लिखना है जो कि 60 मार्क्स का है, आउट ऑफ 200 60 मार्क्स में आप ऐसे के लिए दिए गए हैं।
और उसके बाद 60 मार्क्स में आपको प्रेसी राइटिंग लिखना है और प्लस 40 मार्क्स की ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। तो उसमें मेरी स्ट्रैटेजी ये रही, इंग्लिश का पेपर मैंने जो है पीछे से शुरू किया, यानी मैंने पहले ट्रांसलेशन किया, क्योंकि मैं अपना सारा टाइम बचा के रखना चाहता था एस्से के लिए। एस्से में आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाना होता है, आपको उसमें अपने माइंड का यूज़ करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रिलेटेड चीज़ें हैं, रिलेवेंट चीज़ें हैं, आपको सिर्फ वही लिखनी है उसमें। कुछ भी आप इर्रिलेवेंट लिखेंगे तो आपके लिए फिर मुझे नहीं लगता वो आपको मार्क्स ज़्यादा कुछ दिला पाएगा। तो मैंने पहले इंग्लिश का लैंग्वेज का पेपर अटैम्प्ट किया। लैंग्वेज में मैंने इस तरह किया कि मैंने सबसे पहले अपने पेपर पे ही जो टर्म्स थी, हिंदी से मुझे सपोज़ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो मैंने अपने हिंदी के ऊपर ही इंग्लिश की वो जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी वो सब लिखी। तो इस तरह मेरा टाइम भी बचा और मिस्टेक्स के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। उसके बाद प्रेसी राइटिंग आता है। प्रेसी राइटिंग को आपको 1/3 में लिखना है। जितना भी आपका पैराग्राफ दिया गया आपको एग्जामिनेशन में, उसको आपको 1/3 में कन्वर्ट करना है। उसका तरीका मेरा ये था कि मैंने पूरे पैराग्राफ को 2 बार रीड किया और उसके बाद मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स उसमें से निकाले, वो उन बुलेट पॉइंट्स को मैंने लिख लिया। उसके बाद मैंने उन बुलेट पॉइंट्स को सबको कंपाइल करके अपना पैराग्राफ बनाया और साथ ही साथ अपने आपको प्रेसी राइटिंग को आपको एक टाइटल भी देना होता है, सूटेबल टाइटल। उसके लिए आपको 60 में से 2 मार्क्स उसके लिए डेडिकेटेड है। फिर फाइनली आपको एस्से लिखना है। एस्से आपके लिए सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग भी ज़्यादा होता है। 500 मार्क्स का है वो, 500 वर्ड्स का है वो। तो उसके लिए आपको एरिया भी गिवन है, उसी डिफाइंड एरिया में आपको लिखना है। तो उसके लिए भी मैंने पहले कम से कम 15 to 20 मिनट्स मैंने सिर्फ उस पर सोचा कि मैं इस टॉपिक पे क्या क्या लिख सकता हूँ, क्या क्या लगता है रिलेवेंट है। कि क्योंकि हम लॉ ग्रेजुएट्स हैं, लॉ की फील्ड में हैं, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है जब भी हम कोई टॉपिक लिखें तो हम उसमें एक लीगल ओपिनियन ज़रूर रखें और जो लीगल इंसिडेंट्स उस टॉपिक से रिलेटेड हो रहे हैं वो सब लिखें। अगर कोई लॉ है, कोई केस लॉ है, तो वो सब आपको मेंशन करें। तो मैंने 15 to 20 मिनट सिर्फ यही काम किया। मैंने बैठ के ये सारे की पॉइंट्स लिखे, ये सारे बुलेट्स मैंने बनाए, फिर उसको मैंने स्ट्रैटेजिकली पैरावाइज डिवाइड किया अपना। तो ये आपका सेकंड पेपर हो जाता है लैंग्वेज का। अब यहाँ से आपके पास 3 पेपर बचते हैं। 3 पेपर आपके लॉ के हैं सिर्फ। पहला पेपर आपका सब्सटेंटिव लॉ का होता है, सेकंड पेपर आपका प्रोसीजरल लॉ का, एंड लास्ट पेपर होता है आपका लोकल लॉज एंड पीनल लॉज, यानी IPC आता है उसमें। तो मैं इन पे जाने से पहले आपको बताता हूँ कि इसके लिए आप शुरुआत कैसे करते हैं, तैयारी कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, तैयारी हमेशा मेंस की ही होती है, प्रिपरेशन मेंस की है सिर्फ। तो मेंस के लिए आप तैयार करें। आप सबसे पहले जो आपके प्रीवियस पेपर्स आपको आज तक हुए हैं यूपी के, जो अगर आप यूपी के लिए एस्पायर कर रहे हैं या तो किसी और एग्ज़ाम के लिए भी आप जा रहे हैं, तो आप जाने से पहले आप सबसे पहले तैयारी करने से पहले ये कीजिए, सिलेबस निकालें उसका, और जो प्रीवियस पेपर्स हैं उन प्रीवियस पेपर से हर सब्जेक्ट को आप डिवाइड कर लीजिए कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आज तक जितने पूछे गए पिछले 8-10 साल के निकाल लीजिए आप, उससे काम चल जाता है। तो आप वो निकालेंगे, आप सबको कंपाइल कीजिए। सपोज़ आपको CPC के निकालने से, तो CPC में आप तक जितने भी ये पूछे गए क्वेश्चंस, आप उन सबको एक जगह कंपाइल कीजिएगा और उन्हीं से आपके टॉपिक्स भी निकल के आ जाएंगे कि आपका एरिया कौन सा इंपॉर्टेंट है। हर लॉ में सबसे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इस तरह आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो प्री के लिए तो आपको पूरा लॉ जानना ज़रूरी है। वैसे तो आपसे जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ है वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्री में कुछ क्वेश्चंस कहीं से भी जो आपको लगता होगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहाँ से भी वो अक्सर पूछ लेते हैं। लेकिन मेंस में ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है। वो ज़्यादातर आपसे जो मेन इंपॉर्टेंट क्रक्स है लॉ का, वो सब पूछा जाता है। अगर आप CRPC की बात करें तो लाइक अरेस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इन्वेस्टिगेशन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद कॉग्निजेंस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ट्रायल्स आर इम्पॉर्टेंट, बेल इज़ इम्पॉर्टेंट। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एरियाज़, और उसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं। तो उनको आप पहले से प्रिपेयर करके रखें। प्रिपेयर कैसे करना है मैंने आपको बताया। पहले आप क्वेश्चंस निकाल लीजिए, आपका एक एरिया डिफाइन हो जाएगा उससे कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है एरिया, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो आप उनके क्वेश्चंस को आंसर में फ्रेम कीजिए। अगर आपने कहीं से कोचिंग ले रखी है तो आपके पास ये नोट्स होते हैं, अगर नहीं भी लिए तो आप घबराने की बात नहीं है। आप हर सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंट बुक होती है। जैसे CPC की अगर आप बात कर रहे हैं तो तकवानी की बुक होती है, और अगर CRPC की बात कर रहे हैं तो केलकर होगा। इसी तरह आप सारे सब्जेक्ट्स में कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, आप उन बुक से नोट्स बना सकते हैं अपने। तो जब आप नोट्स बनाते हैं, एक ब्रॉड एरिया आप शुरू में लेते हैं, उस एरिया पे आप ब्रॉड नोट्स, अपना एक डिटेल्ड नोट्स हो गए आपके, और नोट्स के आपके अलग अलग स्टेजेस होंगी बनाने की। पहला जो स्टेज है उसमें
डिटेल में आपका सारा रहेगा। उसके बाद जो है आपने सपोज़ आपको इन्वेस्टिगेशन प्रिपेयर करना है, पूरा इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी, तो आप उसको इन्वेस्टिगेशन को एज अ होल अगर प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसको ब्रेक कीजिए आप छोटे छोटे टॉपिक्स में। सबसे पहला टॉपिक 154 आप एफआईआर को ही कवर कीजिए पूरा, ठीक है। आप इसी तरह उसको ब्रेक करके आप अपने ब्रॉड टॉपिक्स बना सकते हैं, फिर उन पे आप उनको फिर एक स्टडी आपकी एक रीडिंग पहले ये रहेगी कि आपने ब्रॉड एरिया बना लिया। उसके बाद आपके जब सारे नोट्स तैयार हो जाते हैं तो अब आप अपनी बुक्स साइड रख सकते हैं। अब आपके पास जो नोट्स हैं आपके सारे, सिर्फ आप उन पे काम कीजिए। उन पे काम कैसे करना है आपको, जितनी बार आपकी स्टडी होती जाएगी उतनी बार आप उसको ब्रीफ करते जाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन अभी अगर आप उसको डिटेल में तैयार कर रहे हैं 6 से 7 पेज में जा रहा है, तो अल्टीमेटली वो जब आपको उसको लास्ट रिवीजन जो आपका होगा, जब आप उसको एग्ज़ाम के ठीक पहले अगर आप उसको रिवाइज़ कर रहे होंगे, तो उसके लिए आपका एक बहुत छोटी चिट जैसी होनी चाहिए बिल्कुल, ताकि उसमें आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने में आसानी होती है। ये सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस है। आप जितनी बार इसको करेंगे उतनी बार आपको ये दिमाग में नई नई चीज़ें आपको ऐड होती जाएंगी, नए नए इश्यूज़ खुलते जाएंगे। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, आप इसको बार बार कीजिए। जितनी बार आप इसका रिवीजन करेंगे वो ब्रीफ होता जाएगा। तो रिवीजन के मेरे हिसाब से 4 स्टेजेस होती हैं। रिवीजन का पहला स्टेज ये है कि जो आपने कल पढ़ा है वो आप उसको नेक्स्ट डे पहले 10 से 15 मिनट आप उसको ज़रूर रिवाइज़ करें, जो आपने कल पढ़ा है। आज आप फ्रेश स्टडी सिर्फ तब करेंगे जब आप 10 से 15 मिनट उसको रिवाइज़ कर लेंगे। अब मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैं उस टाइम में मैं जितना कवर कर पाया हूँ सिर्फ उतने टाइम में मैंने किया, 2 से ढाई महीना में। तो आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है, आप अच्छा कर सकते हैं। मेरी रैंक 126 है, आप टॉप 10 में भी आ सकते हैं क्योंकि आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आप अभी से शुरू कीजिए। तो अब मैं आपको बता रहा था रिवीजन की 4 टाइप्स हैं मेरे हिसाब से। मैंने उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया। पहला रिवीजन आपका डेली का मैंने बताया। दूसरा रिवीजन होता है आपका वीकली। आप मंडे टू सैटरडे अपनी फ्रेश स्टडी कीजिए जो आपको करना है पूरा। आप संडे का जो पूरा दिन है ना, जो आपने पूरे वीक में 6 दिन में किया है, आप उसको रिवाइज़ कीजिए, सिर्फ रिवाइज़ कीजिए। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, हो सकता है आप इससे अग्री ना करें, आपको जो सूटेबल लगता है आप उस हिसाब से करें। बस कहने का मतलब ये है कि आप रिवीजन ज़रूर करते रहें। तो पहला रिवीजन डेली का होता है, जो आपने कल पढ़ा वो आज ज़रूर रिवाइज़ करें। दूसरा होता है वीकली रिवीजन। तीसरा रिवीजन होता है ऑन द कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट। जब आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको फ्रेश सब्जेक्ट स्टार्ट करने के साथ साथ उसको पहले ज़रूर कंप्लीट कर लें। और लास्ट जो काइंड है रिवीजन का, वो ओकेजनल रिवीजन होता है। अगर आज आपने अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है, उसका रिवीजन भी आपका हो गया है और आप उसको रख देते हैं बिल्कुल 1 महीना 1.5 महीना, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल उसमें ज़ीरो हो जाऊँगा। मैं उसमें मेरे पास कुछ बताने के लिए, लिखने के लिए कुछ खास कंटेक्स्ट रहेगा नहीं उस रिलेट करने के लिए। तो इसलिए आप ओकेजनली रिवाइज़ ज़रूर करें। तो ये 4 रिवीजन है, 4 तरह के रिवीजन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। कोई भी आप एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं, चाहे वो यूपी जुडिशियल सर्विस हो या यूपीएससी का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हो या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, कोई भी व्हाटएवर इट बी, तो आप ये रिवीजन को की बना लीजिए। अब आप वापस अपने पेपर पे आ जाइए। तो आपको मैंने 2 पेपर बता दिए मेंस के। पहला आपका था जीएस का, दूसरा लैंग्वेज का, तीसरा पेपर होता है आपका सब्सटेंटिव लॉ का। तो सब्सटेंटिव लॉ में आपके जितने भी सब्सटेंटिव लॉज हैं वो आपके सिलेबस गिवन है, सिलेबस के हिसाब से देखिएगा आप। उसमें से आउट ऑफ 250 मार्क्स जो हैं वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक अलग पार्ट आएगा, उसमें से आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हैं जो आपको करने हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको जीएस में पूछते हैं पॉलिटी के रूप में, और प्लस आपका साथ ही साथ 50 मार्क्स का ये सब्सटेंटिव में आ जाता है। फिर 150 मार्क्स में अदर सब्सटेंटिव लॉज हो जाते हैं आपके, और उसके बाद आपका प्रोसीजरल लॉ आ जाता है। प्रोसीजरल लॉ को आपने यूपी में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो उसमें आपके बेसिकली सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस आते हैं, और उसमें एक स्टार्टिंग में एक पार्ट पूरा दिया गया है वो आपका ड्राफ्टिंग के लिए है। उसमें आपको या तो आपको लिखना है प्लेंट और उसका WS लिखना होता है, या तो आपको दे दिया जाता है चार्ज फ्रेमिंग दे दी जाती है, या तो जजमेंट राइटिंग दी जाती है। आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको अलग वो पार्ट्स हैं उसके प्रोसीजरल लॉ के, उसमें सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप वो अटेम्प्ट कीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि ड्राफ्टिंग की मेरी पहले से प्रैक्टिस नहीं थी, तो वो मुझे उसका पेपर में नुकसान हुआ काफ़ी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप
प्लेंट और WS और जजमेंट राइटिंग और चार्जेस फ्रेम की आप पहले से प्रैक्टिस ज़रूर करें, राइटिंग ज़रूर करें उसकी, नहीं तो वो लास्ट मोमेंट पे अगर आप जाके एग्ज़ाम में लिखते हैं, आप सोचते हैं कि मैं लिख लूँगा। अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मुझे उसी छोटे टाइम में अपने लिए सब कवर करना था, मेरे लिए बड़ा चैलेंज ये था। इसलिए मैं बार बार आपको कहूँगा, अगर आप एस्पायर कर रहे हैं किसी भी फील्ड में जाने का, तो आप आज ही से तैयारी कीजिए, कल पे मत डालिए, आप आज ही से तैयारी कीजिए। तो मेरा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा उसको फ्रेमिंग करने में, और उसमें मुझसे थोड़ी 1-2 मिस्टेक्स हुई, और जिसका मुझे खामियाजा फाइनली भुगतना पड़ा, और मेरा 20 मार्क्स का एक पूरा क्वेश्चन छूट गया क्योंकि टाइम ओवर हो चुका था। इसलिए आप इस बात का ख्याल रखिएगा। लास्ट पेपर आपका आता है लोकल लॉज एंड पीनल लॉज का। इसमें क्या है, आपको 150 मार्क्स में यूपी के जो लैंड लॉ, जो लोकल लॉज हैं, वो आपको दिए गए हैं 150 मार्क्स में, और लास्टली उसमें 50 मार्क्स में आपका पूरा IPC है। तो IPC तो उसमें बहुत अच्छा इस बार पेपर रहा, काफ़ी इजी पेपर था मेरे हिसाब से, तो IPC मेरा काफ़ी अच्छा गया। लोकल लॉ मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि मैंने लोकल लॉ अपने LLB के टाइम पे किया था, और उसके बाद से फिर 2018 अक्टूबर नवंबर में जाके मैंने पढ़ा, इतने साल के गैप के बाद, क्योंकि इस बीच मैंने LLM भी किया, जॉब भी की, और अभी मेरी PhD चल रही, तो काफ़ी लंबा गैप था ये। तो ये भी मेरे लिए एक दूसरा बड़ा चैलेंज था, पहला GS था, दूसरा लोकल लॉ था। तो लोकल लॉ में 150 मार्क्स में मैंने पेपर कोशिश की मैं पूरा कवर कर पाऊँ, क्योंकि मैंने लोकल लॉ की 3 रीडिंग ऑलरेडी लगा दी थी। मेरे पास एक तो मेरी कोचिंग के नोट्स थे, प्लस एक तौसीफ़ रज़ा की बुक आती है लोकल लॉ के लिए, वो थी। अब लोकल लॉ में आपको 6 लॉज दिए गए हैं, एक उसमें UPZ है, और अर्बन बिल्डिंग है, अर्बन प्लानिंग है, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट है, और कंसोलिडेशन है, और एक पंचायती राज। ये 6 लॉज हैं आपको, और ये 6 लॉज से आपसे सवाल किए जाते हैं। उसमें UPZA और कंसोलिडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था मेरे हिसाब से, क्योंकि UPZA से काफ़ी सारा उसमें एरिया गिवन रहता है, और साथ ही कंसोलिडेशन भी इम्पॉर्टेंट था काफ़ी। तो ये रहा लोकल लॉ और फाइनली IPC का। अब हम लोगों ने एग्ज़ाम अपना, हम फ्री हो गए थे February 1 को लास्ट एग्ज़ाम था, उसके बाद हम लोग फ्री थे। उसके बाद हम लोगों का ये रिज़ल्ट आया है जून में, फाइनली जून में रिज़ल्ट आया। तो उसके बाद 1 हफ़्ते बाद मुझे इंटरव्यू के लिए मैसेज आता है कि आपको नेक्स्ट डे ही मेरा इंटरव्यू था। मुझे एक शाम पहले मुझे मैसेज आता है। तो मैं एज सच प्रिपेयर था नहीं इंटरव्यू के लिए। रिज़ल्ट आ गया था, थोड़ा मैंने शुरू कर दिया था फिर से, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस कभी रही नहीं है GS पे काम करने की। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि करंट में जितना कर सकता हूँ कर लूँ। तो मैं करंट कर रहा था। अब मैं आपको करंट से मुझे याद आया, मैंने आपको करंट बता दिया है। आप साथ ही साथ एक न्यूज़पेपर ज़रूर करते रहें, कोई सा भी न्यूज़पेपर। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि मैं वही रेफ़र करता था। हिंदी का मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा आपको, क्योंकि हिंदी न्यूज़पेपर मैं काफ़ी टाइम से टच में नहीं हूँ। तो कौन सा अच्छा है वो आपको कोई और ज़रूर बता पाएगा, जो इस फील्ड में GS में काम करता है, या पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा। तो नेक्स्ट डे हम लोग पहुँचे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए हमें 9 बजे रिपोर्ट करना था, और इंटरव्यू में 100 कैंडिडेट्स हम लोग फर्स्ट डे थे, मेरा पहले ही दिन था ठीक। तो हम लोग इलाहाबाद पहुँचे। इलाहाबाद में 9 बजे हम लोगों ने वहाँ रिपोर्ट किया। उसके बाद हम लोग अंदर गए। आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, अंदर जाके सारा डॉक्यूमेंट आपका चेक किया जाता है। उसके बाद आपको अंदर आप वेट करते हैं, फिर बैठ के आपका नंबर आएगा, आपको कॉल किया जाएगा। वहाँ 5 पैनल्स थे। मेरे पैनल में 4 पैनलिस्ट थे, जिसमें से एक कमीशन के मेंबर होते हैं, और एक हाई कोर्ट के जज होते हैं, और 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। तो इंटरव्यू के लिए भी मुझे अपनी कोचिंग से गाइडेंस मिली। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाते हैं, उसका मुझे काफ़ी हेल्प मिली। अगर आपने कहीं से कोचिंग नहीं ली है तो आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी कोचिंग से किसी में भी जा सकते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मुझे लगता है सभी लोग कराते हैं। उसमें मॉक इंटरव्यू भी होते हैं। मैंने मॉक दिया नहीं था, क्योंकि जब इंटरव्यू की कॉल आई नेक्स्ट डे ही मुझे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ा, तो मेरा उस बीच मॉक का टाइम आया नहीं था। तो इसके बाद ये इंटरव्यू की गाइडेंस आप ले लेंगे तो आप, मुझे लगता है, या तो आप आजकल तो वीडियोस बहुत अवेलेबल रहती हैं, आप वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आप कोई ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो फाइनली इंटरव्यू दिया मैंने। उसके बाद ये 21 जुलाई को रिज़ल्ट आया फाइनली, एंड आई गॉट 126 रैंक। मेरे हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री रहा। अब मेरी रैंक 126 ना रह के उसके और अच्छी हो सकती थी, क्योंकि मैंने आपको बताई क्या कमियां मुझ में हैं। वो गलती आप ना करें। आप आज ही से तैयारी करें। मेरे पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि मैंने कोचिंग ली हुई है, मेरे पास मटेरियल था अवेलेबल। आपने अगर कोचिंग ली हुई है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप आज ही से शुरू कीजिए। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके किसी काम आए ज़रूर। और
आपके फ्यूचर के लिए मैं आप सबको गुड लक बोलना चाहूँगा। धन्यवाद।